हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं हूँ आर के गुण सर। और आज हम लोग देखने वाले स्टैटिक जीके का 5 क्वेश्चन, लेकिन वो जो 5 क्वेश्चन है वो पूरी विधिवत व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आप मुझे समय दीजिए 10 मिनट का, और अब मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा कर और उसके साथ कुछ ऐसे भी कंटेंट दूंगा जो आपको भली भांति समझ में आएगा, और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है। पहला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके विरुद्ध महाभियोग यानी कि जो इम्पीचमेंट आती है उसकी कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है। कौन शुरू करने का मतलब है कि जो हमारी संसद में दो सदन होते हैं उनमें से लोकसभा और राज्यसभा में से कौन शुरू कर सकता है, कहाँ पे पहले शुरू की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है किसी भी, यानी कि जो संसद का सदन है वो किसी में भी शुरू की जा सकती है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि इम्पीचमेंट की, यानी कि जब हम बात करते हैं महाभियोग की, तो महाभियोग जो होता है एक क्या होती है, व्यवस्था होती है। एक क्या होती है, व्यवस्था होती है, यानी कि विधि होती है जिसके तहत राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने का ये क्या है, एक व्यवस्था है, प्रावधान है। ठीक है। ये ताकत कहाँ से आती है, तो ये आती है अनुच्छेद 61। 61 के तहत ये अधिकार है कि आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ये संविधान में दिया गया है। किंतु जब आप राष्ट्रपति को हटाने के लिए जाएंगे तो जो संसद होगी ना, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। आप जानते हैं कि लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पे भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। कहाँ पर भी लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। किंतु याद रखिए कि जो 1/4 यानी कि 25% वोट चाहिए, यानी 25% लोग हस्ताक्षर किए करेंगे कि हाँ इनको हटाना है। ठीक है। ये जो प्रस्ताव है उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन सबका 1/4। ठीक है। उसके बाद आपको 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 डेज पहले आपको बताना अनिवार्य है राष्ट्रपति को कि हम आपको हटाने जा रहे हैं, यानी कि आपके खिलाफ हम क्या करने जा रहे हैं, एक महाभियोग लाने जा रहे हैं। ठीक है। आधार क्या होगा, क्यों इनको हटाया जा सकता है। आधार यही होगा कि संविधान के इन्होंने खिलाफ गया होगा तभी, यानी कि संविधान के ये क्या होंगे, खिलाफ होंगे, या ऐसा कोई काम किया होगा तो ही इनको हटाया जा सकता है, ये आधार बनेगा। आई होप कि आपको इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। जब मान लीजिए कि जब आप लोकसभा में, सपोज करिए लोकसभा में ये चीजें पारित होती है, तो लोकसभा में 1/4 लोग इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं, और 14 दिन का नोटिस भी इनको दिया जा चुका है राष्ट्रपति को। ठीक है। अब ये 1/4 लोग हस्ताक्षर कर दिए, अब ये जाएगा तो 2/3 बहुमत से फिर इसको लोकसभा को पास भी करने पड़ेंगे। ठीक है। लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा, ये फिर जाता है राज्यसभा के पास, और राज्यसभा इस फैक्ट को चेक करती है कि जो लोकसभा ने राष्ट्रपति के ऊपर इल्जाम लगाया वो सही है अथवा नहीं है। ये राज्यसभा उसको चेक करते हैं। चेक जब करते हैं उसके बाद ही ये क्या करते हैं, ये इसको पारित करती है। अगर ये राज्यसभा ने भी इसको पारित कर दिया तो ये जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिस दिन हस्ताक्षर करते हैं उसी दिन से जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, पद जो है वो क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है। उसी दिन से। किंतु जब राज्यसभा में ये जाता है, महाभियोग का प्रस्ताव जाता है, तो प्रेसिडेंट भी अपना वकील यहाँ पे भेज सकते हैं, और वो जो वकील है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का क्या है, इनका पक्ष रखता है। ठीक है। अगला सवाल है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है। ये अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, किंतु याद रखिए कि ये जो अधिनियम है ये 2026 से नहीं बल्कि ये 2023 से संबंधित है। 2023 में ही ये विधेयक आया था, और फिर उसके बाद एक्ट बन गया था, अधिनियम बन गया था। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये वुमन रिजर्वेशन से संबंधित है, यानी कि विधायिकाओं में महिला आरक्षण की बात की गई है।
किसमें, विधायिकाओं में। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये रिजर्वेशन से संबंधित है। रिजर्वेशन से संबंधित है। किसके रिजर्वेशन से? महिलाओं को। कहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा? ये दिया जाएगा लोकसभा, लोकसभा एंड राज्य की जो विधानसभा होती है, विधान सभा, वहां पर दिया जाएगा। तो याद रखिए, जो राज्य की विधानसभा है वहां तो दिया जाएगा, प्लस याद रखिए कि दिल्ली में भी विधानसभा है। जब दिल्ली की आप बात करते हैं तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या है, विधानसभा है। जब इसकी बात करते हैं तो फिर पुदुचेरी में भी क्या है, विधानसभा है। अब आप कहोगे सर इसको घुमा घुमा के क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हमारे संविधान में हमारे संविधान में ये चीज है कि जो महिलाएं हैं इनको आरक्षण 33% का आरक्षण दिया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा है उसमें दी जाएगी, प्लस दिल्ली का जो विधानसभा है, इन तीनों के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है। किंतु जम्मू कश्मीर और जो पुदुचेरी का विधानसभा है इसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान नहीं था, तो फिर से संशोधन करके इसमें ये चीजें जोड़ी गई है। ठीक है। अब वो कौन सा संशोधन है मैं वो भी बताऊंगा आपको कि नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है ये 106वां, यानी कि 106वां जो संविधान संशोधन है वो है। और लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई, ये चीजें याद रखिएगा। विधेयक का जो संख्या था वो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, और जो अधिनियम है ये कौन सा था, 106वां। अब आप कब ये आया था? 2023 में। अब आप यहाँ पे डाउट करेंगे सर ये विधेयक 128वां था, अधिनियम 106वां, ये चीजें समझ में नहीं आ रही। भाई याद रखिए, आपको याद रखिए कि बिल अलग चीज होती है और जो एक्ट होता है ये अलग चीज होती है। सारे जो बिल होते हैं वो एक्ट नहीं होते हैं, किंतु सारे जो एक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बिल रहते हैं। यानी कि 100 अगर बिल लेकर के आप आए हैं तो जरूरी नहीं है कि ये जो लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाए और ये एक्ट बन ही जाए। ठीक है। इसीलिए जो बिल की संख्या होती है वो हमेशा एक्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है। मान लीजिए कि आप 10 बिल लेके आते हैं, प्रस्ताव लेके आते हैं, किंतु कोई लोकसभा में लोकसभा ने तो पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया, तो ये क्या है कि ये जो बिल है ये क्या हुआ, आपका खत्म हो गया। 10वां जो बिल था ये आपका खत्म हो गया। और 11वां आप बिल लेके आते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर देता है, जबकि संख्या में ये कितना, मान लो ये 10वां ही है, क्योंकि आपका एक तो ऑलरेडी ये खत्म हो गया, सारा पास हुआ था, ये वाला 10वां पास नहीं हुआ था। तो आप देखेंगे कि जो आपका एक्ट है वो 10वां है, किंतु जो बिल है वो कौन सा है, 11वें नंबर का है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। आरक्षण की बात कहाँ की गई है? तो लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली की जो विधानसभा है इसमें महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। कितने? 33%। ये लागू कब होगा, ये चीजें याद रखिएगा कि ये जो लागू होगा वो 2029 के बाद वाले में, क्योंकि इस परिसीमन होगा, उसके बाद ही ये चीजें क्या होगी, लागू होगी। जब परिसीमन होगा तो आपको मालूम, आप सोचोगे सर परिसीमन क्या होता है? परिसीमन कुछ नहीं होता भाई, जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या के आधार पे क्षेत्रों का बंटवारा किया जाता है और बताया जाता है कि ये जो इतनी आबादी है ये इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यही होता है परिसीमन। ठीक है। और ये जो आरक्षण है वो कितने वर्षों के लिए रहेगा? तो ये 15 वर्षों के लिए मान्य रहेगा, और जिसे संसद चाहेगी तो आगे ये बढ़ा भी सकती है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये भी देखा होगा कि अभी जो लोकसभा की जो सीटें थी वो 550 से बढ़ा करके 850 करने की बातें चल रही थी। ये सब चीजें करना इजी इनको लगता है, बट देख रहे हैं कितनी सीटें बढ़ाई जा रही है, 300 सीटें। जो एक सांसद होता है, एक जो सांसद होता है उस पे कितना खर्चा आता है? सपोज करो अगर 10 करोड़ का भी खर्चा आ रहा है, मैं एक नॉर्मली चीज ले रहा हूँ, अगर 10 करोड़ का भी खर्चा आ रहा है तो 3 सांसद अगर बढ़ रहे हैं, 300 सांसद बढ़ रहे हैं, तो मालूम कितने का, 3000 करोड़ का क्या होगा, खर्च आएगा। ठीक है।
ये मैं नॉर्मली ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो साल भर का खर्चा रहता है इनका 1500 का खर्चा रहता है। तो ये नॉर्मली 3000 करोड़ का। तो इन्हें लगता है कि सीटें बढ़ा दो, ये अपने मन के मालिक है, किंतु ये पैसे जो है वो किसके जा रहे हैं, जनता के जा रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि इन लोगों से बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान केवल चलाया जाता है, किंतु इन्हीं के जो राजनेता रहते हैं, यही लोग बेटियों का किडनैप करते हैं, बेटियों का रेप करते हैं, ऐसी तैसी घटनाएं होती रहती हैं, और ये बेटियों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं लोग, लेकिन बात करते हैं ये बड़ी बड़ी। तो ये चीजें थोड़ी समझने लायक है। परिसीमन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, कि जो चुनावी क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करना। यानी क्या है कि समय समय पर हमारी जो जनसंख्या है वो क्या है, बढ़ रही होती है। आज 100 है तो कल 150 हो जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो संख्याएं होती है वो अलग अलग तरीके से बढ़ती है। इस हिसाब से क्या होता है कि जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्रों को बांटा जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद जो 82 है वो संसद को हर जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाने की क्या करता है, शक्ति देता है। और अनुच्छेद जो 170 है वो राज्य की विधानसभाओं को परिसीमन से संबंधित क्या है, शक्ति देता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। आप कहोगे सर परिसीमन अगर बन रहा है, यानी कि डी लिमिटेशन अगर हो रहा है, तो आपने तो बता दिया कि 82 जो है वो सेंटर बनाएगा, यानी कि जो संसद है वो बनाएगी, जबकि 170 जो है वो राज्य की विधानसभा बनाएगी, यानी कि स्टेट बनाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें रहता कौन कौन है, तो मैं बोलूंगा कि भाई इसमें जो अपना सुप्रीम कोर्ट है इसका कोई रिटायर्ड, कोई भी रिटायर्ड जज रहता है। ठीक है, न्यायाधीश रहता है। फिर इसमें जो चुनाव आयोग है, हमारा जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग है, इसका हो सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह सकता है, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई चुनाव आयुक्त भी रह सकता है। एंड जिस राज्य का हो रहा होता है उस राज्य का चुनाव आयुक्त, या उस राज्य से संबंधित जो चुनाव आयुक्त है वो रहेगा। ठीक है, इतने लोग रहते हैं, प्लस इनकी सहायता के लिए और भी लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही लोग रहते हैं। अब देखो, जो मैंने आपको बोला कि लोकसभा में महिला आरक्षण, यानी कि लोकसभा में अगर महिला आरक्षण चाहिए तो वो अनुच्छेद 330 अल्फा के द्वारा दिया जा रहा है। ये संविधिक है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 332 ए के तहत राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया जा रहा है, और अनुच्छेद 239 डबल ए के द्वारा दिल्ली विधानसभा में आरक्षण दिया जा रहा है। भारत में वयस्क मताधिकार, यानी कि जो एडल्ट सफरेज होता है, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो 326 के तहत बोला गया कि जो 18 वर्ष के बच्चे हैं, 18 या 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, वही क्या कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, यानी कि उन्हें वोट देने का अधिकार है। जब आप बात करते हैं तो इसमें जो अनुच्छेद 324 है, यह किसकी बात करता है, यह बात करता है चुनाव आयोग की। किसकी बात करता है, चुनाव आयोग के स्थापना की बात करता है। किसकी बात करता है, स्थापना की। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय मतदाता मतदाता दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। किसको, जब चुनाव आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 जो है वो ये बोलता है कि ये जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना की जाएगी। और जबकि अनुच्छेद 325 है, तो इसमें बोला जाता है कि कोई भी, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पे ना आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप चुनाव नहीं दे सकते। ठीक है, इसके आधार पे आपके साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। जो 386 में आपको जो 326 है, एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था।
कब हुआ था? ये 1988 में हुआ था। जब 1988 में ये संशोधन होता है तो उसके तहत जो पहले उम्र वयस्क होने का जो मतलब उम्र थी वो 21 साल थी। 21 साल थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया? वो 18 साल कर दिया गया। और उसके बाद 1988 के बाद जो 1989 वाला ये चुनाव था ना, उसमें इस चीज को क्या किया गया? लागू किया गया है। यानी कि 1989 से ये चीज लागू हुई थी। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि अनुच्छेद लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा के लिए चुनाव का जो वयस्क मताधिकार है वो उसको क्या बनाता है? आधार बनाता है। ठीक है। हाँ, अयोग्यता, आपको अयोग्य कब घोषित किया जा सकता है? आपको अयोग्य तब घोषित किया जा सकता है कि अगर आप भारत के नागरिक न हो तो आप वोट नहीं दे सकते। अस्वस्थ हो यानी कि अनसाउंड माइंड का हो तो भी आप नहीं दे सकते। आप अपराध कोई किए हो या भ्रष्ट हो या अवैध आचरण हो तो भी आप वोट नहीं दे सकते। याद रखिएगा कि जो पंचायत और नगर पालिका होती है इसके जो चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन। चूंकि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम किसके थ्रू? अनुच्छेद 326 के आधार बना करके हम क्या करते हैं? वोट देते हैं। किंतु जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उस समय अनुच्छेद 243 के और 243 जेड अल्फा को क्या बनाते हैं? आधार बना करके वोट देते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिए कि हाँ, ये जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर, अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे जो चुनाव चुनाव आयोग है उसमें एक मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके नीचे दो क्या होते हैं? ईसी होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, यानी टोटल 3 लोग होते हैं। जो कार्यकाल होता है वो 6 6 साल या 65 साल, जो भी पहले होता है उतना अवधि तक के लिए होता है। और जो क्षेत्राधिकार है, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव और संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और राज्य का जो विधानसभा होते हैं इनका चुनाव कौन कराता है? इनका चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किसका चुनाव कराता है? वो नगर पालिका और पंचायत का चुनाव कराता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति 360 के तहत 360 के तहत क्या करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपातकाल कितने टाइप के होते हैं? तो मैं बोलूंगा कि आपातकाल मतलब होता है कि इमरजेंसी। आप कहोगे सर इमरजेंसी कितने टाइप की होती है? तो मैं कहूंगा कि भैया ये होती है 3 टाइप की। कितने टाइप की? ये होती है 3 टाइप की। एक होती है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है? एक राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, या इसको बोलते हैं राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल। और तीसरा जो होता है वो वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ये 356 के तहत लगाया जाता है और ये 360 के तहत लगाया जाता है। आज तक अभी कभी भी 360 नहीं लगा हुआ है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कब लगाया जाता है? जब देश के भीतर कोई अगर युद्ध होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है तो क्या लगाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति को कहता है, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति को बोलता है कि आप इस क्षेत्र में, क्योंकि राज्यपाल जो होता है ना वो केंद्र का नुमाइंदा होता है। वो जो ऊपर बैठा हुआ राष्ट्रपति है उसको सब चीजें ये खबर दे रहा होता है, बता रहा होता है कि कौन सा राज्य आपके संविधान के हिसाब से चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है। तो राज्यपाल बोलता है कि ये वाला जो स्टेट है ये
आपके संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए इसकी जो शक्ति है वो अपने पास आप रख लो। ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जो राज्य होता है यानी कि जो स्टेट होता है उसकी जो सारी शक्तियां होती है वो किसके पास चली जाती है, राष्ट्रपति के कंट्रोल में हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।